नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ई अनंत। आज पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 की पॉलिटी में चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी को। तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से जो लोकतंत्र है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, वो सोशल डिफरेंसेस पर, डिविजन्स पर और इनइक्वालिटीज पर रिस्पॉन्ड करती है। क्या उसका प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलती है इन तीनों पैरामीटर्स पर? सोशल डिफरेंस, सामाजिक जो अंतर आपको देखने को मिलते हैं अपने आसपास, असमानताएं देखने को मिलती हैं। डिविजन्स मतलब जो बंटवारा आपको आसपास देखने को मिलता है अलग अलग कम्युनिटीज में। इनइक्वालिटीज तो आपको अक्सर देखने को मिल ही जाती है, गरीब अमीर आपको देखने को मिलेंगे, और पढ़े लिखे आपको देखने को मिलेंगे, और अनपढ़ लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ इनइक्वालिटीज होती हैं। चलिए देखते हैं इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स से। तो 1968 में जब मैक्सिको ओलंपिक्स हो रहे थे, तो यूनाइटेड स्टेट्स में जब सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहा था उस समय, तो सिविल राइट्स मूवमेंट क्या था वहां पे अमेरिका के, अगर हम बात करें तो अमेरिका में 1968 के टाइम पे ये मूवमेंट उस टाइम चालू था। ये काफी पहले से स्टार्ट कर दिया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। तो 50s के आसपास से मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था। इस मूवमेंट को स्टार्ट करने का मेन मकसद ये था कि वहां पे जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग होते थे, मतलब जो काले लोग थे, रंग जिनका काला था, तो जो गोरे लोग थे वहां के अमेरिका के, वो काफी परेशान किया करते थे उन लोगों को। उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था, बिकॉज उनका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो उनकी तरह नहीं था, और उनमें काफी सारे लोग बहुत गरीब हुआ करते थे, तो उनके साथ बहुत भेदभाव, उनके साथ अत्याचार किया जाता था। इसके लिए सिविल राइट्स मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी। सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद एक और मूवमेंट आगे अभी हमको बुक में बताया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक पावर मूवमेंट। लेकिन जो सिविल राइट्स मूवमेंट है, इसको नॉन वायलेंस की तरह इन लोगों ने अपनाया, मतलब इसमें लड़ाई झगड़े नहीं करते थे, बस अपनी बातों को रखते थे। लेकिन जब इस मूवमेंट ने भी असर नहीं दिखाया, तो फाइनली एंड में ब्लैक पावर मूवमेंट को भी इन लोगों ने स्टार्ट किया। तो अभी यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि मैक्सिको ओलंपिक्स जब हुए 1968 में, तो 200 मीटर्स की रेस हुई थी। ठीक है, एक इवेंट हुआ था 200 मीटर रेस में। तो इसमें 3 लोग जीते थे। अब इन 3 में से जो 2 एथलीट्स थे वो यूएसए के एथलीट्स थे, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन एथलीट्स थे, जिनका रंग क्या था, काला था। इनका कलर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा काला था। तो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस इनका नाम था। अब हुआ क्या कि इन लोगों ने जब मेडल सेरेमनी हो रही थी, तो जब ये लोग अपनी अपनी पोजीशन लेके खड़े हुए थे, ठीक है, तो यहाँ पे जब नेशनल एंथम प्ले किया गया यूनाइटेड स्टेट्स का, तो क्या हुआ कि ये जो हमारे जो दोनों यूएस एथलीट्स थे, अफ्रीकन अमेरिकन जो एथलीट्स थे, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, इन दोनों ने क्या हुआ, सबसे पहले तो अपने हाथों में काले ग्लव्स पहन के ये लोग आए थे, और काले ग्लव्स पहने पहने ही इनने नेशनल एंथम को जब गाया जा रहा था, उसी बीच में स्टिल खड़े होकर अपने हाथों को ऊपर करके हवा में और अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी। तो इनने एक्चुअली में क्या एक्सप्रेस कर दिया, इनने पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये बता दिया कि किस तरीके से अमेरिका में जो ब्लैक लोग हैं, जो थोड़े जिनका रंग काला है, जो अफ्रीकन अमेरिकन बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके साथ किस तरीके से भेदभाव किया जाता है, उनको किस तरीके से लोग दबा रहे हैं। तो इनने इंटरनेशनल मंच का पूरा यूज किया और बहुत अच्छे से अपने मैसेज को पूरे वर्ल्ड तक पहुंचा दिया। लेकिन हुआ क्या कि इनने ये जो हरकत करी, इससे कई लोग क्या हो गए, नाराज हो गए। ठीक है, और फाइनली एंड में क्या करते हैं, इनने जो मेडल्स जीते थे, तो इनके मेडल्स को वापस ले लिया गया। और यहां तक कि इसमें ये जो आपको गोरा व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है, ये एक्चुअली में अफ्रीकन अमेरिकन नहीं है, ये एक ऑस्ट्रेलिया का एथलीट है। तो जब नॉर्मन ने भी इन दोनों एथलीट्स को सपोर्ट कर दिया, तो इसको भी बहुत ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज किया, और नॉर्मन को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। और इवन नॉर्मन को अगली बार जब ओलंपिक्स हुआ, तो उसमें पार्ट भी लेने नहीं दिया। तो यहाँ पे यही बताते हैं कि लेकिन इन लोगों ने ये जो एक्शन किया इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट में, इससे क्या हुआ, जो सिविल राइट्स मूवमेंट था यूएसए में जो चल रहा था, उसको बहुत वर्ल्ड में बहुत ज्यादा वो फेमस हो गया कि किस तरीके से सिविल राइट्स मूवमेंट को लोग चला रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स 1968। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये जो स्टोरी अभी हमने देखी मैक्सिको ओलंपिक्स से, तो मैक्सिको ओलंपिक्स से हमको ये पता चलता है कि किस तरीके से हमारे आसपास की सोसाइटी में आपको सोशल डिवीजन जनरली देखने को मिल जाएगा। बहुत ज्यादा सोशल इनइक्वालिटीज भी आपके चारों ओर है, देखने को जरूर मिल जाएगी। लेकिन अगर हम सोसाइटी की बात करें, तो यहाँ पे सोशल डिवीजन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे और भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जैसे कि अभी हमने पिछले 2 चैप्टर में पढ़ा था कि आपको रीजनल डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। लिंग्विस्टिक मींस लैंग्वेज के बेसिस पर, कोई दूसरी लैंग्वेज यूज कर रहा है, कोई और लैंग्वेज में बात करता है, तो इनके बीच में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। रिलीजियस डिफरेंसेस आपको अपने आसपास देखने को मिल जाएंगे, कोई व्यक्ति किसी इस रिलीजन को फॉलो कर रहा है, तो कोई किसी और रिलीजन को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंसेस तो आपको बहुत सारे अपने आसपास देखने को मिल ही जाएंगे। इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग देखेंगे।
तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस की, कि किस तरीके से ये सोशल डिफरेंस होता है, ये जो सामाजिक आपको अंतर देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये किस तरीके से इनका ओरिजिन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमको बताते हैं कि दीज सोशल डिफरेंसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। क्या है दोस्तों, जैसे कि हमारा अगर किसी कम्युनिटी में बर्थ हो गया, अगर आप एक हिंदू फैमिली में अगर आपका बर्थ हो जाता है तो आपका डिफरेंस ये क्रिएट हो गया कि आप एक हिंदू हैं, ठीक है। अगर आप एक मुस्लिम फैमिली में आपका बर्थ होता है तो आप एक मुस्लिम है। तो हम लोग खुद नहीं चूज करते हमारे रिलीजन को, हमारी कम्युनिटी को। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। हमारा बर्थ ही उस कम्युनिटी में हुआ है, उस रिलीजन में हुआ है, तो हम अब क्या कर सकते हैं, हम उस रिलीजन को फॉलो करने लगते हैं। वी डोंट चूज टू बिलोंग टू आवर कम्युनिटी, हम नहीं चूज कर सकते हमारी कम्युनिटी को। बट ऑल काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस आर नॉट बेस्ड ऑन आवर बर्थ। लेकिन हर सोशल डिफरेंस, हर सामाजिक जो आपको अंतर देखने को मिलते हैं, ठीक है, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, वो बर्थ के बेसिस पर नहीं होते। सम ऑफ द डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन आवर ऑन चॉइस, ठीक है। कई बार हम लोग हमारी चॉइस पे ही क्या कर लेते हैं, डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं। एग्जांपल में इतना यहाँ पे हमको बता देते हैं कि अगर हम बात करें एथिस्ट लोगों की, तो वो लोग जो नास्तिक होते हैं वो भगवान में नहीं मानते, ना वो किसी धर्म में मानते हैं। तो जब उनका बर्थ हुआ होगा, हो सकता है वो किसी हिंदू परिवार में उनका बर्थ हुआ हो, किसी क्रिश्चियन फैमिली में उनका बर्थ हुआ हो, लेकिन जैसे जैसे वो व्यक्ति बड़ा हुआ और फाइनली वो अपने आप को एक एथिस्ट मानने लगा। तो ये जो डिफरेंस इसने क्रिएट किया है अपने आसपास के लोगों से अपने आप में, तो ये तो उसने खुद क्रिएट किया है। तो यहाँ पे ये उसकी खुद की चॉइस थी, ठीक है। इसी तरीके से एथिस्ट होते हैं तो कुछ लोग थीस्ट होते हैं, कुछ भगवान को मानते हैं, है ना। तो एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिवीजन। तो हर जो सोशल डिफरेंस होता है वो हमारी सोसाइटी में जो हमारा डिवीजन होता है वो नहीं करता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कार्लोस और स्मिथ जो थे, ये दोनों काफी सिमिलर थे। कैसे सिमिलर थे, कार्लोस और स्मिथ जो थे ये दोनों ही अफ्रीकन अमेरिकन थे, ठीक है, ये दोनों ही एथलीट्स थे। लेकिन ये नॉर्मन से काफी अलग भी थे, क्योंकि नॉर्मन तो एक व्हाइट पर्सन था, मतलब उसका जो कलर कॉम्प्लेक्शन था वो व्हाइट था, वो अफ्रीकन अमेरिकन तो था ही नहीं। लेकिन इन तीनों में कुछ सिमिलैरिटीज भी आपको देखने को मिलती है, जैसे कि देवर ऑल एथलीट्स। भले ही कार्लोस और स्मिथ जो थे वो अफ्रीकन अमेरिकन थे, ठीक है, उनका कलर कॉम्प्लेक्शन अलग था नॉर्मन से, लेकिन नॉर्मन और कार्लोस और स्मिथ इन तीनों में एक सिमिलैरिटी थी। ये तीनों ही क्या थे, एथलीट्स थे, ठीक है। और ये तीनों ही क्या कर रहे थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, अपनी आवाज को उठा रहे थे। सो वी ऑल हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एंड कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप। आगे अब देखते हैं क्या हमको बताते हैं यहाँ पे। तो इस चैप्टर का सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ओवरलैपिंग डिफरेंस क्या होता है और क्रॉस कटिंग डिफरेंस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी कई बार हमको ये लगता है, समझने में काफी मुश्किल होती है। इसको बहुत आसान भाषा में अब हम लोग समझने वाले हैं। दोस्तों, दो तरीके के सोशल डिफरेंस आपको आपके आसपास जनरली देखने को मिल जाएंगे। पहला होता है ओवरलैपिंग डिफरेंस, दूसरा होता है क्रॉस कटिंग डिफरेंस। सबसे पहले अब हम लोग देखने वाले हैं कि ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट में इसको एग्जांपल के साथ समझाया गया है यहाँ पे। Overlapping social difference refers to the case when one social difference becomes more powerful due to the impact of another. Examples में आपको जैसे कि हम पहले देखें दलित इन इंडिया, तो देखिए दलित लोग आज भी हम जानते हैं कि इनको एक सेपरेट ही कैटेगरी में हम लोग रख दिए हैं। अगर इंडिया की बात करें तो दलित लोगों की कम्युनिटी आज आपको अलग ही देखने को मिलेगी, लेकिन कभी ये ऐसे नहीं हुआ करते थे। तो कैसे हुआ, तो यहाँ पे आप देखिए दलित जो है, एक तो ऑलरेडी कास्ट डिफरेंस तो आपको इंडिया में देखने को मिल ही जाता है। दलित लोअर कास्ट से आते हैं, ठीक है, अपर कास्ट के लोग अलग हैं, तो एक डिफरेंस तो ऑलरेडी था, ठीक है। अभी ओवरलैपिंग डिफरेंस की बात हम नहीं कर रहे, अभी हमसे बात कर रहे हैं डिफरेंस की, कि अपर कास्ट के लोग थे और बहुत लोअर कास्ट के भी कुछ लोग थे, तो उनको इन लोगों ने दलित, अभी दलित, चलो अभी दलित हम नहीं बोल रहे हैं, अभी अपर कास्ट के लोग थे, लोअर कास्ट के लोग थे, ये पहला डिफरेंस। अब ओवरलैपिंग कैसे होगी वो देखिए। अपर कास्ट के लोगों के पास जमीनें थी, लोअर कास्ट के लोगों के पास जमीनें नहीं थी। अपर कास्ट के लोगों के पास रहने के लिए काफी अच्छे घर होते थे, लोअर कास्ट के लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होते थे, ठीक है। अपर कास्ट के लोग काफी अमीर हुआ करते थे, लोअर कास्ट के लोग अमीर नहीं हुआ करते थे, काफी गरीब हुआ करते थे। तो अब आप देखिए एक डिफरेंस तो ऑलरेडी था कि एक अपर कास्ट है, एक लोअर कास्ट है। अब अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिफरेंस आप देखिए ओवरलैपिंग कैसे हो रही है। अगर हम बात करें लोअर कास्ट के लोगों की, तो वो एक तो ऑलरेडी उनकी कास्ट अलग करके रखी है लोअर कास्ट, ऊपर से वो गरीब भी हैं, उनके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, वो अच्छा कमा खा नहीं पा रहे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से वो गरीब भी हैं। और फाइनली क्या होता है कि इतना सारा डिफरेंस यहाँ पे ओवरलैप करने लगा कि हमने फाइनली दलित की कम्युनिटी ही अलग कर दी। हमने बोला कि दलित अलग कैटेगरी के लोग हो गए,
ठीक है, ये इंडिया में एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। नॉर्दर्न आयरलैंड का भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया है। ठीक है, देखिए नॉर्दर्न आयरलैंड में आपको क्रिश्चियंस लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन क्रिश्चियंस में भी दो सेक्ट्स हैं। ठीक है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स। तो नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या हुआ कि जो कैथोलिक हैं वो जनरली आपको गरीब ही देखने को मिलेंगे। देखिए क्रिश्चियंस हैं तो दो सेक्शन तो अलग बटे हुए ही थे, कैथोलिक भी थे और आपके प्रोटेस्टेंट भी थे, लेकिन कैथोलिक बहुत ज्यादा गरीब थे और आपके जो प्रोटेस्टेंट थे वो थोड़े अमीर थे, पढ़े लिखे थे। कैथोलिक्स के पास आप कैथोलिक्स की कंडीशन काफी खराब थी, प्रोटेस्टेंट की कंडीशन काफी अच्छी थी। तो यहाँ पे फाइनली फिर से एक डिवीजन होता है और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बहुत बड़ा डिवीजन आपको नॉर्दर्न आयरलैंड में देखने को मिलता है। सेपरेट ये लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये समझ में आता है कि ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस में जब ओवरलैप करने लगता है एक डिफरेंस, ठीक है, एक के ऊपर एक काफी सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं, तब क्या होगा, तब सोसाइटी में डिवीजन हो जाएगा दो लोगों के बीच में, दो कम्युनिटी के बीच में। अब हम लोग देखेंगे सेकंड पॉइंट में क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस। देखिए क्रॉस कटिंग को अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज देखने को आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको सोसाइटी में, कम्युनिटी में, रिलीजन में डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा, बंटवारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। जैसे कि नेदरलैंड की अगर हम लोग बात करें तो नेदरलैंड में भी आपको क्रिश्चियंस लोग देखने को मिलेंगे और क्रिश्चियंस में जैसे कि अभी हमने देखा कि दो सेक्शंस हैं, कैथोलिक्स अलग हो गए, प्रोटेस्टेंट्स अलग हो गए। तो नॉर्दर्न आयरलैंड में तो क्या हुआ कि इन दोनों में बंटवारा हो गया, क्योंकि जो कैथोलिक्स थे वो काफी गरीब थे तो यहाँ पे अब बंटवारा हो गया। लेकिन देखिए नेदरलैंड में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि नेदरलैंड में क्या था कि अगर कैथोलिक्स अमीर हैं, ठीक है, सॉरी, अगर कैथोलिक्स गरीब हैं तो उतने ही गरीब आपको प्रोटेस्टेंट्स में भी देखने को मिलेंगे। अगर कुछ कैथोलिक्स अमीर हैं तो उतने उसी के आसपास कुछ प्रोटेस्टेंट्स भी आपको अमीर देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। ठीक है, क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं कि उसका कुछ कम है तो उसका भी वो चीज कम हो गई, उसका कुछ ज्यादा है तो उसका भी कहीं ना कहीं वो चीज ज्यादा है। और फाइनली यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा और यहाँ पे सोसाइटी में डिवीजन, रिलीजन में डिवीजन नहीं होगा, बंटवारा नहीं होगा। तो नेदरलैंड में यहाँ पे एकोमोडेशन जो है कैथोलिक्स का, प्रोटेस्टेंट्स का, तो ये काफी अच्छा है और यहाँ पे लोग रह रहे हैं अच्छे से, कोई ऐसा डिवीजन देखने को नहीं मिलता। वहीं पे नॉर्दर्न आयरलैंड में ओवरलैपिंग डिफरेंस होने के कारण वहां पे आपको डिवीजन देखने को मिलता है। तो ये अभी हमने देखा ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस और क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस को। शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं। ओवरलैपिंग में डिफरेंस ऑलरेडी था, उसके ऊपर और ज्यादा डिफरेंस आने लगे, और ज्यादा डिफरेंस आने लगे। ठीक है, और फाइनली वहां पे डिवीजन हो जाता है। क्रॉस कटिंग में क्या होता है, अलग अलग सेक्शंस थे, लेकिन कहीं ना कॉम्प्रोमाइज आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पे भी गरीब तो वहां पे भी गरीब, यहाँ पे अमीर तो यहाँ पे भी अमीर, तो इतना ज्यादा खास अंतर नहीं था। 50-50 सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। तो ये क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस में आपको एकोमोडेशन इजीली हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ नीचे वही बताते हैं लास्ट पैरा में, दैट द ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस में लीड टू सोशल डिवीजन एंड टेंशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कन्वर्सली द एकोमोडेशन ऑफ क्रॉस कटिंग इज इजी। क्रॉस कटिंग डिफरेंस में जो एकोमोडेशन है वो काफी इजी होगा, वहां पे डिवीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीजन की, कि किस तरीके से सोशल डिवीजन और पॉलिटिक्स में रिलेशन देखने को मिलता है। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। पहले पॉइंट में बताते हैं दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीजन इज वेरी डेंजरस एंड एक्सप्लोसिव। मतलब काफी विस्फोटक चीज है ये। अगर सोशल डिवीजन में पॉलिटिक्स मिल जाए आके, नेतागिरी, पॉलिटिक्स, सोशल डिवीजन में अगर आपको देखने को मिलेगी तो काफी डेंजरस और काफी एक्सप्लोसिव ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। डेमोक्रेसी में आपको कंपटीशन देखने को मिलता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। ठीक है, और अगर ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंपटीशन करने लगे, और हेल्प किसके लिए, सोशल डिवीजन की, कोई एक तरह की सोसाइटी से सपोर्ट मांग रहा है, कोई एक तरीके से एक दूसरी सोसाइटी से सपोर्ट मांग रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि हम आपका साथ देंगे, हम उनका साथ नहीं देंगे, वो कह रहा है कि हम आपका साथ देंगे, हम उनका साथ नहीं देंगे। तो यहाँ पे सोशल डिवीजन को कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है ना वो और ज्यादा फैला रही है, और ज्यादा बढ़ा रही है, और ज्यादा मजबूत कर दे रही है, जो कि काफी गलत भी है। सो इट कैन मेक सोशल डिवीजन इनटू पॉलिटिकल डिवीजंस। ठीक है, तो सोशल डिवीजन को फाइनली ये लोग पॉलिटिकल डिवीजंस में ही कन्वर्ट कर देंगे, जो कि और ज्यादा खतरनाक होता है सोशल डिवीजन से। और जब पॉलिटिकल डिवीजन हो जाएगा ना तो कॉन्फ्लिक्ट की जो चांसेस होती है, लड़ाई झगड़े, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, वायलेंस पे लोग उतर आएंगे, और कई बार तो कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। जो देश है उसमें विभाजन आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारत जो देश था उसमें जब विभाजन हुआ, पाकिस्तान को अलग किया गया, तो पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी। लेकिन जब हमारी जो कांग्रेस थी, है ना,
अब कांग्रेस जब बनी थी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो काफी ज्यादा दिक्कतें क्रिएट होने लगी। तो जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम्स जो थे, तो उन लोगों ने अलग मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कर लिया था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग हो ही गई थी, और फाइनली इन लोगों ने सपोर्ट ले लिया मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लोग को सपोर्ट मिलने लगा। फाइनली सोशल डिवीजन पॉलिटिकल डिवीजन में क्रिएट हो गया, और फाइनली पाकिस्तान के इन लोगों ने डिमांड कर दी, और हमारे देश भारत का विभाजन आपको देखने को मिला, क्योंकि सोशल डिवीजन के साथ साथ ये लोग पॉलिटिकल डिवीजन में भी उतर आए थे। तो यहां से ये चीज समझ में आती, सोशल डिवीजन ठीक है, लेकिन सोशल डिवीजन में पॉलिटिकल डिवीजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी कंट्री का विभाजन भी हो जाता है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो पॉलिटिक्स है, ये सोशल डिवीजन में क्या करती है, तो ये अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग आपको एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड की अगर बात करें, तो यहाँ पे दो मेजर सेक्टर थे क्रिश्चियनिटी में। 53% नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग प्रोटेस्टेंट थे, और 44% रोमन कैथोलिक्स थे। ठीक है, प्रोटेस्टेंट जो थे वो थोड़े नए जमाने के क्रिश्चियंस थे, वो कुछ चेंजेस अप्रूव कर देते थे कि हाँ, हम कुछ चेंजेस को अब कर देंगे अपने रिलीजन में। लेकिन जो रोमन कैथोलिक्स हुआ करते थे, ये काफी रूढ़िवादी थे, मतलब पुराने रीति रिवाज को मानना, नए नए चेंजेस को ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो दोनों में डिफरेंस तो क्रिएट हो ही चुका था। ठीक है, और फिर फाइनली क्या होता है, प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक्स फाइनली इंटर कर जाते हैं पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिकल फॉर्म ये ले लेते हैं दोनों डिफरेंस। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो कैथोलिक्स थे, इन लोगों ने, इनको कौन रिप्रेजेंट करता था, इनको रिप्रेजेंट करती थी एक पॉलिटिकल पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी थी ये। और इन लोगों ने फाइनली डिमांड कर दी कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, उसको आप ना एक और कंट्री बना देते हैं हम लोग, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो कि जनरली कैसी कंट्री होगी, एक कैथोलिक कंट्री होगी, और नॉर्दर्न आयरलैंड को ये लोग इसमें मिलाना चाहते थे। तो जो हमारे प्रोटेस्टेंट हुआ करते थे, इनको यूनियनिस्ट पार्टी रिप्रेजेंट करती थी, और ये लोग चाहते थे कि ये लोग जुड़े रहे किससे, यूनाइटेड किंगडम से। तो फाइनली आपको दिख ही रहा है, काफी क्लैश था प्रोटेस्टेंट्स के बीच में और कैथोलिक्स के बीच में। कैथोलिक्स अलग कंट्री की डिमांड करने लगे, जो कि एक कैथोलिक कंट्री वो चाहते थे। प्रोटेस्टेंट चाहते थे कि वो यूनाइटेड किंगडम से मिलकर ही रहे। आप सभी जानते हैं कि जो यूनाइटेड किंगडम है, वो कोई कंट्री नहीं है, वो काफी सारी कंट्रीज का ग्रुप है। उसमें आपका इंग्लैंड भी आ जाता है। ठीक है, इंग्लैंड आ जाता है, उसमें आयरलैंड भी आ जाता है। आयरलैंड तो अब नहीं, आप नॉर्दर्न आयरलैंड का कुछ पार्ट आपका यूनाइटेड किंगडम में आज भी आता है। तो ये उसी की कहानी हम यहाँ देख रहे हैं कि नॉर्दर्न आयरलैंड में आज भी काफी मतलब दिक्कत देखने को मिलती है। कैथोलिक कंट्री के डिमांड, और कुछ लोग यूके के साथ ही रहना चाहते हैं, काफी लड़ाई वहां पे चलती रहती है। एंड लेटर ऑन इट टूक अ ड्रास्टिक फॉर्म व्हिच एंडेड बाय टेकिंग द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल। फाइनली लड़ाई बढ़ गई, जैसे कि हमने देखा था, अगर सोशल डिवीजन में पॉलिटिकल डिवीजन घुस जाएगा बीच में, तो वहां पे वायलेंस क्रिएट हो जाएगा, काफी लोगों को अपनी जान देनी पड़ेगी, कंट्री का विभाजन भी हो सकता है। एग्जाम्पल इंडिया एंड पाकिस्तान। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे बताते हैं यूगोस्लाविया का। तो वहां पे भी क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन था, अलग अलग जो रिलीजन्स थे, उनके बीच में बहुत ज्यादा था। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो यूगोस्लाविया था, उसको 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में ही बांट दिया गया। ठीक है, और मतलब यूगोस्लाविया पहले काफी बड़ा हुआ करता था, लेकिन फाइनली काफी दिक्कत होने के कारण उसको फिर कंट्री में आपको आपको क्या देखने को मिला, डिसइंटीग्रेशन देखने को मिला। एक कंट्री फाइनली 6 अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो गई, छोटी छोटी कंट्रीज में। एट द सेम टाइम, एवरी एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इन पॉलिटिक्स डज नॉट लीड टू सच डिजास्टर्स। लेकिन आपका जो सोशल डिवीजन है, उसमें हर बार ऐसा डिजास्टर, ऐसी तबाही देखने को नहीं मिलेगी, बट इट अफेक्ट्स वोटिंग इन मोस्ट कंट्रीज। अगर हम बात करें आज इंडिया की, तो अब इंडिया का डिवीजन तो नहीं होने वाला है, अभी फिलहाल तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, शायद होगी भी नहीं। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, सोशल डिवीजन के नाम पे कई बार लोग पॉलिटिक्स में वोटिंग में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिलती है। अगर एक रिलीजन की बात है, तो वो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, एक दूसरा रिलीजन है वो उस पार्टी से नफरत कर रहा है, दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो ये आपको सोशल डिवीजन के कारण आपकी कंट्री, हमारी कंट्री इंडिया में भी देखने को मिल ही जाता है। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से पॉलिटिक्स सोशल डिवीजन में अपना रोल प्ले कर देती है। आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, आखिरी में हम लोग 3 डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से क्रूशियल, आपको 3 फैक्टर्स यहाँ पे बताए गए हैं जो कि बहुत क्रूशियल है। अगर हम देखें कि किस तरीके से जो हमारी पॉलिटिक्स है, वो डिसाइड करेगी सोशल डिवीजन के आउटकम को। पहला हमको बताते हैं कि आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज। ठीक है, हम जो लोग हैं, हम इंसानी, हम जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, जिस तरीके से हम चाहेंगे, जिस तरीके से हमने अपनी आइडेंटिटी बना ली है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो सोशल डिवीजन हो रहा है, पॉलिटिक्स जब दोनों मिल जाते हैं, तो जो रिजल्ट आने वाले हैं, तो ये भी बहुत इफेक्ट करती है। सेकंड, अगर हम देखें तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो हमारी डिमांड को रखते हैं पूरी कंट्री के लेवल पर, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत असर करते हैं फाइनल आउटकम पे। तीसरा हो गया, गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या रहता है,
अलग अलग डिमांड्स की, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की जो डिमांड्स होती है उन पे गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहता है। गवर्नमेंट चाहे तो पॉजिटिव वे में भी रिएक्शन ले सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो नेगेटिव वे में भी रिएक्शन ले सकती है। तो ये तीन फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज, कैसा लोगों की सोच कैसी है, कैसा वो अपने आप को देखते हैं। हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी। एंड थर्ड, हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू द डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये रहे तीन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स जो डिसाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से पॉलिटिक्स अपना रिस्पॉन्ड करने वाली सोशल डिवीजन पे। इस चैप्टर में इतना ही, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।